हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑलरेडी नो, हमने रोटेशनल मोशन एंड जो उसमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है उसको कवर कर चुके थे। हम उसके क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया था एंड टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस यूनिट, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर जो है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं। फ्रॉम दिस चैप्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, द काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर आस्क्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे एक तरह का होगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, न्यूमेरिकल की ज्यादा होती है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। और सर्च एंड रीजन इस चैप्टर से बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अपने दिमाग में उस तरह से फोकस करके पढ़िएगा। ठीक है, और जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि मेरे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इनफैक्ट कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना हो, मेरे से पढ़ने के लिए आपको सिर्फ आपके पास एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए और एक पेंसिल होनी चाहिए, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कहां से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। एंड यू हैव टू, जब आप उसको रिवाइज करेंगे उसको आपको उस तरह से ही रिवाइज करना ताकि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो। ठीक है, चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हम क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन को शुरू करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें ना कुछ चीजों को एक बार रिकैप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जब हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, तो हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात वहां पे पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि बॉडी की एक ना इनहेरेंट टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से क्या करती है, वो रेजिस्ट करती है। किस चीज को रेजिस्ट करती है? अपनी स्टेट को चेंज करने को वो रेजिस्ट करती है। ठीक है, यानी कि उसकी स्टेट क्या हो सकती है? स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकती है, मोशन हो सकती है। ठीक है ना, तो वो कोशिश करेगी कि अपनी स्टेट को मेंटेन कर सके। ठीक है, तो बॉडी की अगर मुझे स्टेट को चेंज करना है तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ता है? फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है। और ये जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। वो फोर्स जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। ठीक है, और यहाँ पे हमने चीज और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? ये जो मास होता है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ये हमने लॉज ऑफ मोशन में ये बात हम सीख के आए। ठीक है, अब हम जा रहे हैं रोटेशनल मोशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कॉन्सेप्ट है वो रोटेशनल मोशन कॉन्सेप्ट है। तो अब हम जा रहे हैं किसमें? रोटेशनल मोशन में जा रहे हैं। तो रोटेशनल मोशन में हम जा रहे हैं तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जिस तरह से कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होती है, उसी तरह से एक बॉडी जो होती है वो क्या करती है? रेजिस्ट करती है। किसको रेजिस्ट करती है? वो रोटेट भी नहीं करना चाहिए, जिस तरह से वहां पे मोशन को नहीं करती, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करती। वो क्या करती है? वो रोटेट भी नहीं करना चाहेगी और ना ही क्या करेगी? अपनी रोटेशन को स्टॉप करना चाहेगी। रोटेशन को स्टॉप करना चाहेगी, वो ये दोनों ही काम नहीं करना चाहती। इसका मतलब क्या है? जिस तरह से वहां पे बॉडी जो रेस्ट में थी वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, तो उसी तरह से कोई जो बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे है वो रोटेट नहीं करना चाहेगी रोटेशनल मोशन में। आई होप ये बात क्लियर होगी। पहला पॉइंट। दूसरा बात, जिस तरह से वहां पे बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन, वो रेस्ट पे नहीं है, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहती। उसी तरह से यहाँ पे बॉडी जो रोटेट कर रही है वो अपने रोटेशन को स्टॉप नहीं करना चाहते। यानी कि वो क्या चाहते हैं? अपनी जिस स्टेट में वो चीज है, अगर वो घूम रही है तो उसको घूमना ही है, उसको अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो घूमना नहीं चाहिए। क्लियर होगी बात? इसी तरह से क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट में हम जाएंगे। इसी किस कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे आता है कंसेप्ट ऑफ आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। किस तरह से इंट्रोड्यूस होता है? देखिए, जिस तरह से वहां पे इनर्शिया को मेजर करने के लिए क्या था? मास। ठीक है, वहां पे क्या था? मास मेजर करता था इनर्शिया को। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में आपको समझना पड़ेगा द क्वांटिटी दैट measures the inertia of rotational motion. The inertia of rotational motion. Inertia of rotational motion. वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। measures the inertia of rotational motion. इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशनल इनर्शिया is called rotational inertia और moment of inertia। यानी कि आपसे क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मेजर करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका मेजर करता है इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करता है। पॉइंट नंबर 1, इस चीज का हमें ध्यान रखिए। बात बहुत छोटी सी है, बट ये क्वेश्चन, ये अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा तो ये 4 नंबर आपको दिलवा के जाएगा। समझिए बात को? ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन थी इस चीज की जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से एक बात बता दूं, जो काम इससे यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है
इस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस ये है कि जो काम मास करता है, किसमें, जो काम मास करता है लीनियर मोशन में, वही काम कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है इन रोटेशनल मोशन में। ये स्टेटमेंट को आपने याद रखना है। समझ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरी की पूरी रोटेशनल का बेसिक है ये, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की अगर मैं बात करूं, घबराने की बात नहीं है यहाँ पर। देखिए, हमने इसकी डेरिवेशन आपके काम की नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए, हमें ये पता है काइनेटिक एनर्जी जब हम बात करते हैं लीनियर मोशन में तो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मुझे रोटेशन में लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, हाफ को हाफ ही रखना है। मास का इक्विवेलेंट क्या है रोटेशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। वी का इक्विवेलेंट क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन होती है वो क्या निकल के आती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होगी बात इतने से? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हमने पहले इसलिए पढ़ लिया क्योंकि अब इसका रोल ना बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। इससे ही हम मैक्सिमम चीजों को कैलकुलेट करेंगे, हम इसी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक डेफिनेशन और निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना अब आपको समझना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, अब आपको यहाँ पे चीज समझनी पड़ेगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, डिफरेंट डेफिनेशन भी है, एक डिफरेंट डेफिनेशन भी है। वो डेफिनेशन क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, क्या है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। और क्योंकि सपोज कीजिए कि हम बोल रहे हैं कि एक रिजिड बॉडी जो है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, एक रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जिसका मास m1 m2 m3 m4 ऐसे वेरी कर सकता है। तो हमने उस सारे को सिंपलाइज करने के लिए हम कंडीशन को यूज करेंगे समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एम आई आर आई स्क्वायर। आई होप ये बात क्लियर होगी। समीशन आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे लिख सकते हैं, समीशन आई इज इक्वल टू फ्रॉम 1 टू लेके n तक एम आई आर आई का स्क्वायर। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि एक सिस्टम है जिसमें नंबर, एक सिस्टम है जैसे एक बॉक्स है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल इसके अंदर है। हर पार्टिकल का मास कितना है m, हर पार्टिकल का कितना मास है m। अब इसमें ना ये अब प्रॉब्लम ये आती है कि आर आई क्या है, ये आर क्या है, ये आर क्या है, अब समझते हैं आर क्या है। अभी हमने डेफिनेशन याद कर ली, मैथमेटिकली याद कर लिया आर आई स्क्वायर क्या है। और आर आई को अगर मैं वर्ड्स में बताऊं तो आर आई क्या है, आर आई स्क्वायर क्या है, आर आई स्क्वायर क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर हो गई बात? अब इसको थोड़ा हम डायग्रामेटिकली समझते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि इस डेफिनेशन से हम क्या कहना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट से कि आपके पास एक सिस्टम गिवन है, ये सिस्टम आपके पास गिवन है, इसको भी समझने, इसमें समझ में दिक्कत होगी। आप एक काम कीजिए, आप ये समझिए कि आपके पास एक सिस्टम इस तरह से गिवन है। ठीक है, ये जो सिस्टम है ना ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और उसको भी समझने से पहले हम समझते हैं कि ये सिस्टम लेट अस सपोज कि इस एक्सिस पे इस तरह से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। आई होप ये बात क्लियर हुई आपकी, इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। अब ये जो सिस्टम है, ये जो स्फीयर है, ये ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जैसे ये ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब हम यहाँ पे आर आई को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हर पार्टिकल का मास कैसे हम डिनोट कर रहे हैं, एम आई। फर्स्ट पार्टिकल का मास है एम वन, दूसरे का है एम टू, तीसरे का है एम थ्री, इस तरह से कर रहे हैं। अब समझना है कि आर आई क्या है। अब देखिए, आर आई को समझने के लिए हम यहाँ से सिर्फ एक ही पार्टिकल को उठाते हैं। लेट जैसे कि हमने यहाँ से इसको उठाया, हमने यहाँ से इसको उठाया, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ ये क्या है आपका आर आई। तो आर आई क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से,
एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस एक्सिस से जिस मास को मैं कंसीडर कर रहा हूं वहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर आई, और हमें क्या यूज करना है, एम ए आई इंटू आर आई का स्क्वायर, समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको यहाँ पे एक चीज और समझनी पड़ेगी कि समीशन एंड इंटीग्रेशन में फर्क क्या होता है, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। जस्ट बिकॉज अगर आपको डाउट है, अगर आपको नहीं पता है, मेक श्योर यू रेफर टू द प्रीवियस वीडियो। ओके, हमने उसमें डिस्कवर किया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समीशन एंड इंटीग्रेशन। ये हम डिस्कस करके आए कहाँ पे हम समीशन यूज करते हैं, कहाँ पे हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये तो है डिस्क्रीट बॉडी, ठीक है, जहां पे पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं तो वहां पे समीशन यूज करते हैं। बट फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडीज, बट फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडी, कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए आपको समझना पड़ेगा, आपका जो रिलेशन निकल के आता है वो होता है आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी एन, इंटेग्रल ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी एन। क्लियर हुई बात? ठीक है, आर स्क्वायर इंटू डी एन, यहाँ पे आपके क्या होता है, इंटीग्रेशन आप यूज करते हो, जितने पार्टिकल्स होते हैं उसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हो इंटू डी एन के साथ। ये चीज है, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट जानते हो क्यों? क्योंकि इस बेस पे, इंटीग्रेशन के बेस पे पी बाई क्यू आ रखा है जेई में, और मैंने आपको क्या कहा है, जितना पुराना जेई का क्वेश्चन होगा वो नीट के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। समझ के बात को, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कहाँ पे इंटीग्रेशन यूज होनी है और कहाँ पे समीशन यूज होना है। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन और बना सकते हैं। वो हम ये बना सकते हैं कि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होती है, वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो एज्यूमिंग ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड हम ले लेते हैं, ठीक है, 1 रेडियन पर सेकेंड हम इसको ले लेते हैं। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए पेपर में ना आपको की समझनी पड़ेगी, पेपर में ना केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन में वो बोल देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट अ मोमेंट, व्हिच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये डेफिनेशन जो है वो किस पे डिपेंडेंट है। ये डेफिनेशन आपकी तभी वैलिड है अगर आपकी ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1 रेडियन पर सेकेंड, तभी आपकी ये डेफिनेशन वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। आई होप ये बात आपकी क्लियर होगी। ठीक है, ठीक है ना, इसका चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझिएगा क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको समझना है कि कहाँ पे आपको वर्ड फोर्स यूज करना है और कहाँ पे वर्ड आपको टॉर्क यूज करना है। क्लियर हो गई? ये डिफरेंस आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जब भी आप बात करेंगे लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन की, ट्रांसलेशनल मोशन की, तब आप वर्ड यूज करोगे फोर्स, तब आप वर्ड यूज करोगे फोर्स। बट द मोमेंट यू टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन, द मोमेंट यू टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन, तब हम वर्ड यूज करते हैं टॉर्क। अब इन वर्ड्स की वजह से ना डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से आपके 4 नंबर आपको मिल सकते हैं या 4 नंबर आप गवा सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह से, बिकॉज टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, फोर्स तो एम में होता है, टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है, टॉर्क डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और एफ पे भी डिपेंड करता है। समझ के बात को, समझ के बात को, तो आप समझो कि डिफरेंस क्या है। देखिए, मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मास क्या है, एक क्या है आपका, एक मेजर करता है इनर्शिया को, उसकी टेंडेंसी को, कि मैं फोर्स अप्लाई करूं तो स्टेट को चेंज ना करे, तब मैं वर्ड यूज करता हूं फोर्स। बट जब मैं रोटेशनल मोशन में हूं, जब मैं रोटेशनल मोशन में हूं, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करूंगा एज द इनहेरिटेड टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ टॉर्क और मोमेंट ऑफ कपल। तब मैं वर्ड फोर्स यूज नहीं करूंगा, तब मैं वर्ड यूज करूंगा बॉडी अपोजेस एनी काइंड ऑफ टॉर्क और मोमेंट ऑफ कपल that tends to change the state of motion.
तो वहां पे वर्ड यूज होता है टॉर्क, वहां पे वर्ड फोर्स यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बोलूं, पेपर में अगर आपको क्वेश्चन दे दे, ठीक है, आपको समझना है, अगर वो क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दे दे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू resist to resist any kind of force acting on it so that it changes its state। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगी या गलत होगी? ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि द मोमेंट आपने किसकी बात की, इट्स स्टेट ऑफ रोटेशन। अब देखिए द मोमेंट आपने रोटेशन की बात कर दी, तब आप वर्ड फोर्स यूज नहीं करते, आप यूज करते हो वर्ड टॉर्क। आपका वर्ड होना चाहिए था यहाँ पर टॉर्क। क्लियर हो गई बात है कि बहुत सिंपल सी चीज है, बच्चे पढ़ के जाते हैं पर बच्चे इतनी ध्यान से पढ़ के नहीं जाते। तो यहाँ से आपका असर्शन एंड रीजन तो बहुत अच्छा बन सकता है, समझ गए? तो और टॉर्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ, सॉरी, मोमेंट ऑफ कपल। क्लियर होगी बात को? अब इसमें जिस तरह से जितना ज्यादा मास होता है उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है आपको स्टेट चेंज करने के लिए, ठीक है, उसी तरह से जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो है, मोर इज द moment of inertia, more is the moment of inertia, more is the torque required, more is the torque required to change the state of rotating body। समझ के बात को? जितनी ज्यादा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? इतनी से आपको समझ आया टॉर्क और फोर्स में डिफरेंस क्या है? समझ गए ना बात को? और इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, मेजर करता है रोटेशनल इनर्शिया को। वो एक तरीका है जिसकी वजह से हम रोटेशनल इनर्शिया को मेजर करते हैं, ठीक है? क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या करना है, आपको स्टडी करना है इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है, और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको स्टडी करनी है, क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर। आपको सिर्फ इतना ही याद करने की जरूरत है, इस डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होगी आगे जाके मुझे लगा तो मैं करवा दूंगा, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने आप में क्या है, एक टेंसर है। समझ गए? टेंसर के और एग्जांपल्स हमने क्या पढ़े थे? टेंसर के और एग्जांपल हमने पढ़े थे, एक होता है डेंसिटी, आई होप ये आपने पढ़ा होगा। एक होता है डेंसिटी, एक होता है स्ट्रेस, एक हो जाता है स्ट्रेन, एक हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना? और टेंसर का चलो मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे जरूरत थी ही नहीं, बट स्टिल क्योंकि आपके बुक में मेंशन है तो मैं जितना आपकी बुक में लिखा है उतना ही बताऊंगा। टेंसर का मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज डिफरेंट वैल्यूज, या कोई भी जिसकी भी हम बात करें, जिसमें टेंसर की बात कर रहे हैं, उसकी डिफरेंट वैल्यू होगी अबाउट डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि सपोज करो कि आपके पास ये एक स्फेरिकल बॉडी गिवन है, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस जो है, लेट अस सपोज वो है I1, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का, इसी बॉडी का अबाउट दिस एक्सिस, क्या वो भी I1 होगा या I2 होगा या कुछ और होगा, आपको बताना है। जैसे हमने पढ़ा है तो क्या उसके किस तरह से होगा, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का इस एक्सिस के क्रॉस कितना होगा। आपको ये एग्जांपल कंफ्यूजन में दे देगा, आप इसको इस तरह से समझिए। अगर इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस एक्सिस ये है, तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा? क्या वो भी I1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो टेंसर क्वांटिटी है। डिफरेंट एक्सिस के क्रॉस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये I1 ना होके ये I2 होगा, एंड I1 विल नॉट बी इक्वल टू I2। समझ गया बात को? ये है टेंसर होने का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रेडियस ऑफ जाइरेशन। नेक्स्ट है आपका टॉपिक जो है वो क्या है? सॉरी, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, अब इसको समझिए। रेडियस ऑफ जाइरेशन जो होती है वो मतलब क्या है रेडियस ऑफ जाइरेशन का? इसको समझने के लिए सबसे पहले आप एक डायग्राम प्लॉट करते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज हम इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि रेडियस ऑफ जाइरेशन आपका होता क्या है। ये है आपके पास एक बॉडी गिवन है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस के क्रॉस हम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मेजर कर रहे हैं। आई होप ये बात आपने क्लियर होगी। हम ये सपोज करके चल रहे हैं इस बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट मासेस की डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए ये है m जो है आपका R3 पे। ठीक है, ये है आपका m R2 पे। ये क्या है आपका कैपिटल M एट पॉइंट, इसको हम डिनोट करेंगे K से, एट पॉइंट P पे। ठीक है, और ये मान लेते हैं आप R2 एट पॉइंट M ले लेते हैं, इसको हम R1 ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज R1 R1 R2 R3। क्लियर होगी बात को? आप देखिए, अब आपको समझिए इसकी डेफिनेशन को हमें समझना है कि आप क्योंकि अगर रट्टा मारोगे तो आप एक दिन याद रखोगे, दूसरे दिन आप भूल जाओगे। और डेफिनेशन अगर आपको क्लैरिटी है तभी आप क्वेश्चन को कर पाते हो। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस। मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप मत लिखना, और मैं आपको जो समझाऊंगा आप वो समझना। अगर आपकी बुक में नहीं लिखी है तो आप समझ लेना, लिख लेना, वरना नहीं लिखी है तो मत लिखना। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ बॉडी, रेडियस ऑफ जाइरेशन को मैं डिनोट कर रहा हूँ K से। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस is nothing but the is the perpendicular distance, is the perpendicular distance of a point P from an axis where if whole mass of the system was concentrated, the body shall have the body shall have same moment of inertia, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, हाँ, ये बॉडी है, ये डिफरेंट डिफरेंट मासेस से बनी है, जो R1 R2 R3 एंड R4 डिस्टेंस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है आपका R1 है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स पे रखा, तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने डिफाइन कैसे किया है? एज अ, याद रखिएगा वर्ड्स को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कैसा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से? अब ना मैक्सिमम लोगों को ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझने में दिक्कत होती है। मैक्सिमम बच्चों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस को समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये परपेंडिकुलर दिख ही नहीं रहे। इसको समझने के लिए आपको ये समझना है, जो आपका फोन है या आपकी जो नोटबुक है, लेट्स जस्ट से कि आपकी नोटबुक है, ये नोटबुक का पन्ना है आपका। आपने क्या करना है? पेंसिल की टिप सीधी करके उसके ऊपर खड़ी कर देनी है। इस तरह से करनी कि पेंसिल की टिप जो है जिस तरह से हम करते हैं ना, के एक्सिस पे, ऊपर वाली एक्सिस पे जाए, ऊपर वाली एक्सिस को स्टडी करें। जैसे प्लेन में क्या होता है? एक्स वाई। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पेंसिल को बिल्कुल उसके ऊपर खड़ा कर देना है। ठीक है, तो यानी कि जिस एक्सिस के अक्रॉस ये बॉडी रोटेट कर रही है वो कौन सी एक्सिस है? इस केस में ये एक्सिस कौन सी है? ये एक्सिस वो एक्सिस है जो हम इस बॉडी सरफेस के बीच में से इसको आर पार जा रही है, जो इस बॉडी के ऊपर नीचे पास कर रही है। क्लियर हुई बात इतनी सी?
ठीक है। और यानी कि अब इस एक्सिस के अब से जो ये पॉइंट पी है तो परपेंडिकुलर ही बनेगा ना, क्योंकि देखो अगर कॉपी का प्लेन जो है, कॉपी का पेज जो है वो आपका एक्स वाई प्लेन बना रहा है, वो आपका एक्स वाई प्लेन बना रहा है, तो यानी कि इसके लिए मुझे अपवर्ड वाला प्लेन प्लेन कौन सा लेना पड़ेगा, जो इसके परपेंडिकुलर हो ऊपर की तरफ को। अगर मैं इसके ओरिजिन पे पेंसिल रखूंगा, पेंसिल की टिप रखूंगा, तो जो पेंसिल का हिस्सा है ऊपर की तरफ को वो एक प्लेन बन जाएगा, तो वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है। तो यानी कि इस परपेंडिकुलर पॉइंट से इस तरफ को, तभी तो हम क्या करते हैं, क्रॉस और डॉट बनाते हैं ना, ग्रेविटेशनल सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह से बनता है, इसका मतलब होता है ये। तो यानी कि इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जा रहा है, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम एन एक्सिस, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P का, वेयर द होल मास ऑफ सिस्टम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट होता है, द बॉडी शेल हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि ये वो पॉइंट है, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन जो है उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां पे अगर मैं पूरे सिस्टम के मास को रख दूं तो क्या है, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहेगा, ठीक है, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपका असर्शन एंड रीजन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर हो गया बात इतने से, ठीक है। और रेडियस ऑफ गायरेशन की ना एक अलग डेफिनेशन बनती है, वो डेफिनेशन आपकी ये होती है कि k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर से लेके rn स्क्वायर ओवर n, यानी कि k को हम कैसे डिफाइन किया जा सकता है, एज द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। k क्या है, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल है, ऑफ द पार्टिकल है फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसको याद कैसे किया जाए, इसको आरएमएस वैल्यू को याद कैसे किया जाए, बार बच्चों को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की याद नहीं रहती कि आरएमएस वैल्यू निकालते क्या क्या थी, तो रूट मीन ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर, रूट है, मीन है और स्क्वायर है, यानी कि पहले क्या करना है, इसमें हम उल्टा चलेंगे, हम उल्टा चलेंगे, हमें क्या करना है, स्क्वेयर्स का मीन निकालना है, स्क्वेयर्स का मीन निकालेंगे और उसका हम रूट ले लेंगे। हमें क्या करना है, डिस्टेंसेस का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर्स का सम निकालेंगे, उसका क्या करेंगे, मीन ले लेंगे और उसका रूट लेंगे। देखिए पहले क्या डिस्टेंसेस का स्क्वायर निकाला, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर, r4 स्क्वायर, इस तरह से लेके rn स्क्वायर तक हमने किया। देखिए यहाँ पे करते हैं क्या किया, मेरे पास ऐसे माने चार पार्टिकल, तो मैंने क्या किया, r1 स्क्वायर कर लिया, r2 स्क्वायर कर लिया, r3 स्क्वायर कर लिया, r4 स्क्वायर कर लिया। फिर मैं क्या करूंगा, उनका मीन लूंगा। मीन कैसे निकालते हैं, सबका सम डिवाइडेड बाय जितने हैं, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस r4 स्क्वायर डिवाइड बाय कितने हैं, एक दो तीन चार, इनका अंडर रूट। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर से लेके rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, मीन ले लिया n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, उसका रूट ले लिया। ये किसके बराबर होता है, k के बराबर, और ये आपका पी वाई क्यू आया हुआ है, ये आपका पी वाई क्यू है। इसको मैं डिफरेंट कलर में ले लेता हूँ, एक मिनट प्लीज, क्योंकि ये आपका पी वाई क्यू है, ठीक है ना, पी वाई क्यू है ये आपका। उन्होंने आपको चार पांच पार्टिकल्स का डिस्टेंस दिया था, बोलेगा रेडियस ऑफ डायरेक्शन की वैल्यू निकालने को गई थी, तो वो इस तरह से निकलती है। समझ के बात को, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो चीजें और करने वाले हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज, पहली चीज जो है आपके पास, देखिए क्या है वो, फैक्टर्स ऑन विच आई डिपेंड। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, देखिए पहला, ये तो आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरा है आपका ओरिएंटेशन ऑफ, ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। थर्ड है आपका, थर्ड है आपका शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी। फोर्थ है आपका साइज ऑफ द बॉडी,
ठीक है। पांचवा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस कहां पे है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है ना। इसके बाद है फैक्टर्स ऑन विच रेडियस ऑफ डायसाइरेशन डिपेंड्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनको मिस मत कीजिएगा। फैक्टर्स ऑन विच रेडियस ऑफ जाइरेशन डिपेंड्स। रेडियस ऑफ जाइरेशन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो भी लिख लेते हैं हम। पहला शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, दूसरा पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तीसरी चीज जिस पे वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास across छोड़ दो, that is the axis of rotation, about the axis of rotation, with respect to axis of rotation कर देते हैं। with respect to axis of rotation, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। ये चीजें बिल्कुल आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे अगर मुझे कंसेप्चुअल क्वेश्चन डालना होगा तो मैं इस पे डाल दूंगा। मैं ये पूछ लूंगा which among the following statements are correct regarding moment of inertia, the moment of inertia depends on this, the moment of inertia depends on that, या फिर मैं बोल दूंगा moment of inertia does not depend upon the shape of the body, या moment of inertia does not depend upon the, क्वेश्चन कहां से बनेगा ये भी मैं आपको बता दूं। अगर बनाना ही होगा क्वेश्चन वो बनाएगा इसके ऊपर से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं पता होगा, जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी ये वाली चीज, ये चीज मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होगी। तो इस केस में पहला कंफ्यूजन बच्चों को आएगा यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, दूसरा कंफ्यूजन आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। तो जो क्वेश्चन बनाना है वो यहाँ से बनेगा और यहाँ से बनेगा, और इससे भी बन सकता है पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तीन पॉइंट तो बहुत ही मेजर पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। और रेडियस ऑफ जाइरेशन का पूछेगा तो रेडियस ऑफ जाइरेशन के की वैल्यू है, के की वैल्यू तो आपको पता है आर बार पे डिपेंड करेगी, शेप और साइज पे भी डिपेंड करेगी, वहां से बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि इतनी आपको लगता है, हम लोगों को लगता है चीजें आसान है, बट आसान नहीं होती, पेपर में जाके ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करेंगे, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन हम निकालेंगे। तो हमें पता है, देखिए फोर्स किसके बराबर होती है, एम ए। फोर्स का काम रोटेशन में कौन करता है, टॉर्क, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी आई का काम कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और ए का काम कौन करता है, अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब मैंने ये इसकी डेरिवेशन नहीं करवाई है, वो एटलीस्ट आपके नीट के सिलेबस के पर्सपेक्टिव से वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें बस ये चीजें याद रखनी कि ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है और अल्फा वेक्टर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी क्या है, आपकी टेंसर है। ठीक है, और ये याद रखिएगा इसके बारे में एक चीज, ये क्या है आपकी फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ रोटेशन। ठीक है, और लॉ ऑफ रोटेशन बोलते हैं इसे। क्लियर होगी बात इतने से? फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ रोटेशन या फिर लॉ ऑफ रोटेशन बोलते हैं इसे, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंगुलर, इसका नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को मोस्टली हमने क्या है लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया था, तो जिन लोगों ने वो लेक्चर स्किप किया है मेक श्योर आप उस जाइए और इसके क्वेश्चंस को भी स्टडी कीजिएगा जो हमने क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, तो एल और आई में रिलेशन क्या है हमें पता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। इसको अगर हमें ट्रांसलेशनल मोशन से लिंक करना तो पी इज इक्वल टू एन वी। क्लियर होगी बात को?
ठीक है ना? तो आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसके बाद है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एल वेक्टर। ये रिलेशन कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि हमारे पास जो रिलेशन है ट्रांसलेशनल मोशन में क्या है, एफ इज इक्वल टू डीपी ओवर डी टी। तो रोटेशन में क्या होगा, रोटेशन फोर्स का काम कौन करता है, टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम का काम कौन करता है, पी का काम कौन करेगा, पी लीनियर मोमेंटम, ये मोमेंटम काम करता है एंगुलर मोमेंटम, डीएल बाय डी। वो तो चीज वैसे रहेगी। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जिस पे क्वेश्चन आपको आने ही आने, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस टॉपिक में है वो है आपके पास ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आई मीन मैं आपको बता नहीं सकता कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, I I really hope that you people can comprehend the importance of the conservation of angular momentum and why this thing is really important. I mean, the maximum questions in your examinations have been asked from this topic. ठीक है, so you have to be very careful about this thing. Whenever you're studying principle of conservation of angular momentum, your brain should be like hyper, बहुत hyper active होना चाहिए आपका brain इस time पे. You should be able to grasp everything. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यू नीड टू कॉम्प्रिहेंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मुझे नहीं पता आपको स्कूल्स में कैसे करवाया है, कोचिंग सेंटर्स में कैसे करवाया है, कि इसको हवा हमें करवा दिया, आई रियली डोंट नो, बट जिस तरह से मैं करवाऊंगा आई होप आपको समझ में आएगा, बिकॉज ये चीज यू नो ये इस चैप्टर का वो है। अगर आपको इस चैप्टर को ओवरकम करना है, इस चैप्टर का फेयर आपको ओवरकम करना है, देन दिस इज योर क्रिप्टोनाइट। आपको इसी पे काम करना पड़ेगा भाई। अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, यू कैन नॉट ओवरकम दिस थिंग। इसके फेयर को आप ओवरकम नहीं कर पाओगे। इस चैप्टर का क्रिप्टोनाइट यही है, principle of conservation of angular momentum. You have to be very careful about this thing, okay? So let's just start with principle of conservation of angular momentum. The first and foremost thing about this chapter, sorry, about this topic is बच्चों को डाउट कहाँ आता है, ठीक है ना? डाउट कहाँ आता है, पहली गलती कहाँ करते हैं, वो इस एंगुलर मोमेंटम की जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, इसको रिलेट करना शुरू कर देते हैं लीनियर मोमेंटम के साथ। नो डाउट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के एनालॉगस हैं, एक दूसरे की तरह ही काम करते हैं, बट देयर इज अ मतलब मेजर डिफरेंस है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, जैसे रोटेशन इंट्रोड्यूस होगी यहाँ पे आपको टॉर्क इंट्रोड्यूस करना है। तो यानी कि ये क्या बोलता है कि व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क, ये है इंपॉर्टेंस इस चीज की। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे फोर्स करके आ जाएंगे पेपर में, अगर डेफिनेशन आ गई तो एक्सटर्नल टॉर्क होता है, फोर्स नहीं होती है। when no external torque acts on a system of particles, then total angular momentum of the system remains constant. You have to be very careful about this definition. और definitions आपकी की हैं, आपको definitions आपको आनी चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क। जब तक एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है सिस्टम पे, तब तक आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। और ये चीज हमने कैसे सीखी थी, हमने वहां सीखा था, अगर मेरे पास एफ की वैल्यू क्या है, अगर हमने वहां सीखा था अगर मेरे पास एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 है, तो इस बात का मतलब क्या है कि डीपी ओवर डी क्या है, 0 है। इस बात का मतलब क्या है, ये चीजें मैं पहले करवा चुका हूं, सिर्फ इसको रिलेट कर रहा था कि आपको समझने में आसानी रहे। तो इसका मतलब है पी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर की डिफरेंशिएशन ही 0 होती है। अगर पी कांस्टेंट है तो यानी कि ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वैसे ही इसमें क्या होगा, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0, इसका मतलब होगा dl ओवर dt विल बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। फिजिक्स इस तरह से काम करती है, फिजिक्स की लैंग्वेज को आपको पढ़ने आना चाहिए। ये मतलब होता है एक्सटर्नल, आप रट्टा मत मारो, आपको फिजिक्स की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू नो, फिजिक्स बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन मांगती है। ठीक है, और अगर एक बार आपने कोई चीज समझ आना शुरू हो गई ना, फिर आपको कोई कुछ नहीं रोक सकता।
फिर आपको मैं बोल रहा हूँ 180 आउट ऑफ 180 लाने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, यू नो। मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स आपका हल्का सा भी स्ट्रांग है ना, तो यू आपको फिजिक्स आप मजे से कर सकते हो, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, ओके। फिजिक्स को तभी समझा जा सकता है अगर आपको मैथ्स पढ़ना आता है। जिस तरह से आप इंग्लिश हिंदी पढ़ पाते हो ना, अगर आप जिस दिन आपको मैथ्स पढ़ना आ जाएगा ना, उस दिन मैथ्स इट्स प्लस 11 एडिशन सब्ट्रैक्शन से ज्यादा है मैथ्स, यू नो। अगर आपको मैथ्स पढ़ना आ जाए ना, आपको तो आप फिजिक्स तो आप आराम से कर सकते हो। मैथ्स ऐसे पढ़ा जाता है। समझिए बात को। चलिए, थोड़ा भटक गए थे, टॉपिक पे वापस आते हैं। अब एक बात का और ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज क्या है, अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके पास निकल के आती है कि आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आपको ये पता लग रहा है कि एल की वैल्यू कांस्टेंट है। एल की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं। एल की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब क्या है। एल की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब है, अब समझते हैं कि एल वेक्टर क्या है। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। और अगर मैं कह रहा हूं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अक्रॉस मेरे पास ये आ रहा है कि एल वेक्टर की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ही है, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। इस बात का मतलब ये है कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा है, दैट मींस नॉट ओनली इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन इज आल्सो अनचेंज। अगर डायरेक्शन चेंज कर जाएगी तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज कर रही है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रही है। समझ के बात को। इसी चीज की वजह से जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम पाते हैं, क्योंकि उनका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करता है। अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज कर गया तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उनका पाथ इलिप्टिकल नहीं रहेगा। समझ आ रहे बात को। वहां पे तो जो ग्रेविटेशन पढ़ते हैं वहां पे हम रट्टा मार लेते हैं कि यार ये इसका पाथ इलिप्टिकल क्यों है, ये किस चीज की वजह से आता है। आपको समझना पड़ेगा वो ऐसा क्यों हो रहा है। समझ पा रहे हैं बात को। इस वजह से क्या है, वो सेम इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम कर रहा है। अब इसका एक और सिग्निफिकेंस है, इसका एक और सिग्निफिकेंस है इस चीज का। इसका एक और सिग्निफिकेंस ये है, दिस इंप्लाइज द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट कैन नेवर चेंज ऑन इट्स ओन। समझ पाए बात को। ये रीजन है कि प्लैनेट्स आपके इलिप्टिकल पाथ को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है यानी कि लीनियर, उसकी डायरेक्शन भी कंजर्व्ड है, उसका मैग्नीट्यूड भी कंजर्व्ड है। और अगर दोनों चीजें कंजर्व्ड है, एक्सटर्नल टॉर्क भी एक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी प्लेन ऑफ ऑर्बिट जो है वो अपनी एक्सिस को कभी चेंज नहीं कर पाएगा। समझ गए आपको। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तो आपको पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। समझ के बात को। यहाँ थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा जोश में समझा दिया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, आपने क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के जितने भी एग्जांपल्स हैं, देखिए लेट मी टेल यू वन थिंग, एग्जांपल्स को हम हवा हवा में पढ़ते हैं, बट आपको एग्जांपल सारे आने चाहिए, क्योंकि एग्जांपल के बेसिस पे पीवाईक्यू डायरेक्टली पूछा गया है कि अगर जो डंबल्स होते हैं उसको क्लोज लेके आऊं स्पिनिंग टॉप पे तो आप तेजी से क्यों घूमते हो, अगर दूर लेके जाए तो धीरे क्यों घूमते हो। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं आपसे, ओके। तो ये चीजें तो आपको डायरेक्टली करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, इस पे चलते हैं। अब मुझे नहीं पता ये कॉन्सेप्ट आपके बुक में मेंशन्ड है कि नहीं है। ठीक है, सो मेक श्योर अगर दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक, मेक श्योर यू राइट दिस थिंग, ओके। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समझते हैं इस चीज को। देखिए, जितने भी केसेस, जितने भी एग्जांपल्स हम इसके पढ़ते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के पढ़ते हैं ना, उसमें एक बड़ी खास बात होती है। ठीक है, उनमें क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है बट उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड।
ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जांपल्स आपने पढ़े उसके कंटेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल मेरे पास है I1 ओमेगा 1, अगर ऐड तो ये हो जाएगा I2 ओमेगा 2, L इज इक्वल टू I ओमेगा होता है तो एंड मोमेंटम कंजर्व्ड है, फाइनल और इनिशियल बराबर होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर कर देता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन। अब मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, I1 स्क्वायर ओवर ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ I2 स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, I1 हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि I1 इंटू K1 इज इक्वल टू I2 इंटू K2। ये चीज आपने याद रखनी है। समझ पा रहे बात को? ये चीज का आपने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी। समझ पा रहे? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है इफ I1 decreases, if I1 decreases, या मैं इसको समझ लेता हूँ, इसको मैं जैसे बुक में मेंशन है वैसे करता हूँ ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो बाद में। अब समझिए, इफ हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, इफ I2 is less than I1, I2 is less than I1, इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को होल्ड करने के लिए K2 should be greater than K1। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। यही चीज है वो डंबल वाला केस, पास और दूर वाला, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपका डिक्रीज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिड्यूस करने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज टू डिक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्क हैज टू बी डन, आपको काम करना पड़ रहा है। समझ के बात को? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पीवाई क्यू तो नहीं कह सकते इसे, बट ये आपका नीट के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्लियर होगी बात इतनी सी? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब हम। अब जैसे आपने एक चीज और पढ़ी थी कि k इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, तो वैसे ही हम यहाँ लिख सकते हैं जो इसका एनर्जी है रोटेशन की, उसको हम लिख सकते हैं जैसे E इज इक्वल टू एल स्क्वायर ओवर 2i। क्लियर होगी बात को इतनी सी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इस टॉपिक में अब हम जो पढ़ने वाले हैं ना, मेक श्योर आप पानी वानी पीना है, जो पीना है पी लीजिए। बट ये जो टॉपिक हम करने वाले हैं ना, इस टॉपिक पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, बहुत क्वेश्चन आएंगे भी, ठीक है। और ये दोनों टॉपिक्स आपके बिल्कुल ग्रिप में होने चाहिए, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर besides principle of conservation of angular momentum, वो है आपका थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। मैक्सिमम टीचर्स होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सिर्फ इस थ्योरम को रट्टा मार के जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली थ्योरम बोलना क्या चाहती है, उसको अप्लाई कहाँ करते हैं। समझ पा रहे बात को? सो मेक श्योर आप थोड़ा माइंड में फ्रेश कर लीजिए, 2 मिनट सांस ले लीजिए जैसे भी हो, बट इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलती क्या है, ठीक है। तो समझिए इसको, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको हम पढ़ने वाले हैं, इससे शुरुआत करेंगे अभी हम। ओके, तो थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करते हैं,
बेसिकली ये थ्योरम्स बनाते क्यों है, बताते क्या है? ये थ्योरम्स हमें ये बताती है कि अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पर्टिकुलर एक्सिस के अक्रॉस पता है, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी और एक्सिस के अक्रॉस भी निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है, और जिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होती है वो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस में डिफरेंट वैल्यूज हमें देखने को मिलती है। आई होप ये बात आपको पता होगी, क्योंकि ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम इसको। थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बेसिकली आपके पास दो तरह की थ्योरम्स आती है। पहली थ्योरम जो आपके पास आती है वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और दूसरी थ्योरम है आपके पास थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइंड फ्रेश नहीं है तो पानी वानी पी लीजिए, क्योंकि ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब चलिए इस थ्योरम को हम शुरू कर देते। पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की। जो पहला टॉपिक हम करने वाले हैं वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखिए, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है ना, उसको अप्लाई कैसे किया जाता है पहले हम वो सीखते हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को, तो ये वही चीज है, अगर आपको वो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करने आ गई आपको सब कुछ आ गया। ठीक है, पहले को समझते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलती है। देखिए, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये बोलती है, पहले बात आपको यहाँ पे ये समझनी है कि आपकी एक्सिस क्या है। अगेन मैं उस चीज को वापस रिपीट करता हूँ, जिस तरह से आप फोन को क्या है, अपने हाथ में कॉपी पकड़ी है, आपने फोन पकड़ा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम फोन या चलिए कॉपी पकड़ी, अगेन कॉपी को क्या रखा, खोल के रख दिया, और हमने क्या किया, उसका एक पन्ना उठाया, ये उसका पन्ना हमने उठाया, इस पन्ने के ऊपर बीच में कहीं पे जाके टिप रख दी इसकी, इस तरह से हमने टिप रख दी उसके ऊपर। ठीक है, जो टिप हमने रखी है ना, वो उसके एक परपेंडिकुलर एक्सिस, वो उस पन्ने के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है। आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। आई होप ये पॉइंट, इस पॉइंट को आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यही पन्ना है, तो इसमें एक्सिस कौन सी, एक्सिस का प्लेन कौन सा है, लेट अस सपोज ये है, ये क्या है, इसका एक्स वाई प्लेन है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ये इसका वाई प्लेन मान लेते हैं, ये इस पन्ने का एक्स वाई प्लेन है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा, अगर मैं इन दोनों के यहाँ कहीं पे रख दूं, तो जो इसके ऊपर जाए, जहां पे मैंने टिप रखी है, इन दोनों की एज पे जहां पे मैंने टिप रखी, चाहे मैं इसको यहाँ पे स्टडी कर लूं, तो यहाँ पे जो मैंने टिप रखी, तो ये जो मैंने टिप रखी है यहाँ पे, तो ये क्या है आपका, ये इसका परपेंडिकुलर एक्सिस है, ऊपर की तरफ को जो जा रहा है। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी, एक्स वाई जेड। ठीक है, चलिए अगर आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है, तो अब आपको फिर इस थ्योरम को समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में अगर यही चीजें नहीं पता तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम समझते हैं। ठीक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बोलती क्या है, देखिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलती है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ए बी, डायग्राम हम बनाएंगे, अबाउट एनी एक्सिस ए बी is equal to moment of inertia of a body about another axis, about another axis KL passing through the center of mass C of the body in a direction parallel to AB plus the product of mass of the body and perpendicular distance between the axes AB
एंड के एल। ये है आपकी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब देखिए, अब मैं समझाना चाहता हूँ, अब देखिए कुछ समझा कैसे आता है। इसमें दो तीन चीजों का आपने ध्यान रखना है। पहली चीज, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडीज के लिए लगेगी, पॉइंट नंबर वन। इस बात का ध्यान रखिए, किसके लिए लगेगी? रिजिड बॉडीज के लिए लगेगी, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको जिस एक्सिस पे आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगानी है, जहां से आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, चाहे आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाओ चाहे परपेंडिकुलर एक्सिस लगाओ, एक जैसे पहले हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की बात करते हैं, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो आपको गिवन होगा या आपको पैरामीटर्स गिवन होंगे जिसके थ्रू आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सको। समझ के बात वो बोल देगा आपको m की वैल्यू गिवन होगी, r की वैल्यू, अब वो बोलेगा सिलेंडर बोल देगा, उसने आपको स्फीयर बोल दिया, उसने आपको ऐसे बोला कि आपके पास एक स्फीयर गिवन है, ठीक है, वो बोलेगा कि इस एक्सिस के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू I1 है, तो अब वो बोलेगा इसके क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी होगी। ये हो गया पॉइंट नंबर वन। ठीक है, इस तरह से मतलब एक वैल्यू आपको पता होगी या गिवन होगी, ये चीज आप समझ मान के चलिए, ये होगा ही होगा, उसके बाद थोड़ा पैरेलल एक्सिस आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो पॉइंट नंबर वन इसमें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडीज पे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, पॉइंट बॉडीज पे नहीं है, रिजिड बॉडीज पे। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस ए बी, लेट जस्ट से आप डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, ये है अबाउट एन, देखिए अबाउट एन एक्सिस ए बी, लेट जस्ट से आपको ए बी के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये है, दिस इज योर ए बी, ए एंड दिस इज योर बी। AB is equal to the moment of inertia, is equal to the moment of inertia of the body about another axis KL। KL कहां से पास कर रही है? थ्रू द सेंटर ऑफ मास C, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास C। लाइक इस बॉडी का पूरा सेंटर ऑफ मास कहां है? मान लीजिए ये है C, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है ये C। ठीक है, यहां इस एक्सिस के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? KL। एक्सिस कौन सी है? KL। इस एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता होगा, इस एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता होगा, मुझे ए बी के अक्रॉस निकालना है, और ए बी जो है ए के एल के पैरेलल है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर सपोज करूं मैं, लेट जस्ट सपोज उसको हम मान लेते हैं h, उसको डिस्टेंस को मान लेते हैं h। तो ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा अक्रॉस ए बी विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस के एल प्लस एम एच स्क्वायर। क्लियर हुई बात? ये अभी मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं, एक मिनट प्लीज होल्ड। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। इसको समझने के लिए, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को समझने के लिए एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इसमें ना डायग्राम बहुत अच्छे से मैं आपको बना के बताता हूँ, ताकि आप पैरेलल और परपेंडिकुलर, क्योंकि जिन बच्चों को समझ आ रहा है वो समझ आ रहा है, जिनको ये एक्सिस ही नहीं पता है वो इस चीज को कर नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ये एक बॉडी है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका सेंटर ऑफ मास सी यहाँ कहीं लोकेटेड है, ये है इसका सेंटर ऑफ मास, सी लोकेटेड है यहाँ पे, ये है सेंटर ऑफ मास सी। ठीक है, अगेन ये इसका प्लेन है, लेट जैसे ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में ये चीज है। ठीक है, तो इसमें से जो एक्सिस होगी वो परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होगी? वो होगी जब मैं इसके ऊपर पेंसिल की टिप रखूंगा, तो वो जो ऊपर की तरफ को आ रही है, सीलिंग की तरफ को जा रही है, छत की तरफ को जो जा रही है, वो इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस होगी। तो यानी कि इस एक्सिस के आर पार होगा, तो उस एक्सिस को दिखाने के लिए मैं उसको डॉटेड लाइन से शो करता हूं। तो आई होप आप इस बात को विजुअलाइज कर पाओगे। ठीक है, समझ गए बात को? आई होप इस एक्सिस को, या फिर आप क्या कीजिएगा, एक पेज को फाड़िएगा, उस पेंसिल को उसके आर पार कर दीजिएगा, तो उस पेंसिल जब उस पेज के आर पार होगी, जो पेंसिल है उस प्लेन की परपेंडिकुलर एक्सिस है। यानी कि इस बॉडी में क्या है, मुझे इस एक्सिस के क्रॉस जो के एल है, पहली बात है ये चीज मुझे गिवन होगी, या तो गिवन होगी या तो मैं खुद निकाल पाऊंगा, ये चीज गिवन होगी। और मुझे बोल रहा है मुझे इसके एक पैरेलल एक्सिस लेनी है, तो जो इसके एक्सिस पैरेलल होगी वो भी इस बॉडी के परपेंडिकुलर होगी। तो यानी कि सपोज कीजिए वो एक्सिस भी कैसी है, इस पॉइंट पे है, मुझे ए बी के क्रॉस निकालना है। ठीक है, और इन दोनों एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों की जो डिस्टेंस है मैं h मान के चल रहा हूं, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलती है? आई ए बी विल बी इक्वल टू आई के एल प्लस एम एच स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एक एप्लीकेशन समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सपोज कीजिए आपको एक सॉलिड स्फीयर गिवन है,
आपको एक सॉलिड स्फीयर गिवन है, ठीक है, यहाँ करते हैं इसको समझने के लिए। आपको एक सॉलिड स्फीयर गिवन है, ठीक है, और आपको बोलता है कि यू आर advised or rather you are asked to calculate the moment of inertia of this sphere about an axis passing tangentially through the sphere। इस एक्सिस के क्रॉस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे? आपको ये पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर से पास करता है स्फीयर के, उसकी वैल्यू होती है 2/5 mr²। मैंने कहा ना, तो गिवन होगी, आपको पता होगी, और ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। इन दोनों की डिस्टेंस कितना होगा? r, रेडियस ही होगा ना, ये सेंटर से पास कर रही है और ये उसके टेंजेंट में, तो डिस्टेंस कितना है? r। तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस ए बी कितना होगा? 2/5 mr² प्लस mr² इज इक्वल टू 7/5 mr²। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है। ऐसे ही अगर वो बोलता, ये तो चलो टेंजेंट पे लिया, ऐसे ही अगर वो बोलता आपको एक स्फेरिकल बॉडी गिवन होती, ठीक है, आपको बोलता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको इस एक्सिस के क्रॉस ए बी, ठीक है, और इसके अक्रॉस आपको पता है कितना? 2/5 mr²। ये डिस्टेंस ऐसे सपोज कर देते हैं, ये है आपका r/3। लेट अस सपोज ये है r/3, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता अक्रॉस ए बी? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस ए बी होता 2/5 mr² प्लस mr/3 होल स्क्वायर। ये 2/5 mr² की वैल्यू आपको याद करनी होती है, या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, या तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिक शेप्स होती है, जिनकी वैल्यूज आपको याद करके जानी होती है। क्लियर हो गई बात? ये क्या है? आपकी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कौन सी बॉडीज के लिए लगती है? रिजिड बॉडीज के लिए। क्लियर हो गई बात इतनी सी? ठीक है। इसके बाद है आपके पास थ्योरम ऑफ, नेक्स्ट है आपके पास थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को समझते हैं अभी हम। तो देखिए, जिस तरह से हमने क्या किया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को समझा कि हमने जाना कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को लगाया कैसे जाता है, वैसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को कैसे समझते हैं। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए लेट अस सपोज आपने एक शेप बनाई, ठीक है, ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास से दो एक्सिस पास कर रही है, ये है आई एक्स, ये है आई वाई। तो ये लेट अस सपोज उसके ऊपर जा रहा है, ये क्या है? आई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है। अब जरा इसको समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। मैंने आपको डायग्राम बता दिया, अब जरा इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। देखिए, इसमें दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज देखिए, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलती है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना। प्लेन लैमिना क्या होता है, इसको भी डिस्कस करते हैं। मगर पहला मेजर पॉइंट क्या है, वो लगला था रिजिड बॉडीज पे पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लग रही है किसके लिए? प्लेन लैमिना के लिए। तो वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? प्लेन लैमिना, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस OZ perpendicular to the plane, perpendicular to the plane is equal to sum of moment of inertia of lamina about any two mutually perpendicular axes OX and OY in plane lamina meeting at point where OZ passes through the plane lamina। अब देखिए क्या बोल रहा है। पहली चीज तो हमने क्लियर कर दी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आपकी लगेगी किसके लिए? प्लेन लैमिना के लिए। किसके लिए लगेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी? प्लेन लगेगी, प्लेन लैमिना के लिए लगेगी। पहली चीज, अबाउट एन एक्सिस ओजेड, ओजेड एक्सिस जो है अगेन उसके परपेंडिकुलर है। हमने क्या किया, एक बॉडी ली,
प्लेन क्या होता है उस बॉडी का, जहां पे उसका सरफेस, यानी कि जैसे पेपर का प्लेन क्या है, ये पेपर का प्लेन है ये, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होगी, जब मैं इसके टिप को, पेंसिल के टिप को यहाँ रखूंगा तो इसके ऊपर वाली जो होगी, जिस तरफ को पेंसिल का आपके शेप जा रही है, वो क्या होगी, आपकी ओजेड एक्सिस होगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ, किसके सम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंड टू अनदर एक्सिस आई वाई और आई एक्स जो उसके प्लेन में है, ये दोनों वैल्यूज आपको पेपर में गिवन होगी, आई एक्स एंड आई वाई आपको गिवन होगा पेपर में, वो आपको बोलेगा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस आई एक्सिस इज दिस मच, let's say मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्सिस let's say is given as a and आई वाई is given as b, then find the value of iz, पर कंडीशन क्या है कि कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप आई जेड के क्रॉस ऐसे रैंडमली नहीं निकाल सकते, कंडीशन ये है कि आई, ये जो इक्वेशन है ये तभी फॉलो होगी कब, जब आपका आई जेड एंड सॉरी आई एक्स एंड आई वाई जो होगा वो कहां से पास कर रहा है, वो पास कर रहा है उस पॉइंट से जहां से आपका ओजेड जो है प्लेन में एंटर किया है, जहां से ओजेड आपका प्लेन में एंटर किया है, क्या मतलब है, जैसे ये है एक प्लेन लैमिना, आपको ओजेड के अक्रॉस निकालना है, आपको ये, आपको यहाँ पे इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, ये है आई जेड, मगर आपको बोल रहा है कि आई एक्स क्या होना चाहिए, जो आई एक्स और आई वाई क्या है, जो इस सरफेस के प्लेन में है, तो उसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे आई एक्स है, ये है आई वाई, क्लियर हुआ, तो यानी कि ये वैल्यूज आपको गिवन होंगे, बस कंडीशन ये है कि आई एक्स एंड आई वाई को ये यहां से पास करना है, जहां से आई जेड पास कर रहा है प्लेन लैमिना का, आप ये नहीं बोल सकते कि आपको आई जेड यहाँ गिवन है, आई जेड ये है आपका ओ, और आई एक्स आपका यहाँ है, आई वाई यहाँ है, तो आप यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाओगे, निकालने की कंडीशन ही क्या है कि इसको कहां से पास करना है, जहां से ये पास करना है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए वो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स क्लियरली सजेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, सॉरी ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए मुझे आपको ऑप्शंस ही देनी है, तो मैं ऑप्शन एक कैसे दूंगा, एक ये बन जाएगा, एक दूसरी ऑप्शन में आपको दे दूंगा इस तरह से, जो सही ऑप्शन है, तीसरी ऑप्शन में आपको दे दूंगा यही इसी तरह से दूंगा, और मैं आपको बोलूंगा ये है आपका आई जेड, ये है आपका आई एक्स और ये है आई वाई, एक ऑप्शन मुझे आपको और देनी है, तो एक ऑप्शन आपको मैं दे दूंगा, जैसे ये है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो ये ऐसे बना दूंगा, ये आई एक्स ले लूंगा, ये आई वाई ले लूंगा, तो कौन सी है इसमें से, ये है आपका आंसर थ्योरम ऑफ पैरेलल, ये क्यों नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट को यहां होना चाहिए था, आई होप ये बात आपकी क्लियर होगी, ठीक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आप अप्लाई कर पाएंगे, और हाँ, जब भी आपको थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगानी है तो आपको दो वैल्यूज गिवन होंगी, आपको बोल देगा कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है ना, और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये भी हो सकता है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, हाँ, यहाँ एक्स हो, यहाँ वाई हो, यहाँ जेड हो, ठीक है, या तो ऐसे बोलते तो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड भी हो सकता है, आपको देखना है जो परपेंडिकुलर है, जो ऊपर की तरफ को जा रही है, ठीक है, उस वो वैल्यू दोनों बाकी दो के सम के बराबर होगी, इसको मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में समझा देता हूँ, वो आपको बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिफरेंस आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स, आई इसलिए नहीं तो बहुत इजी हो जाएगा, वो आपको ऐसे दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट आई एक्स प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई वाई, या मैच द कॉलम्स में भी दे सकता है, ठीक है, तो कैसे होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा ये है आपका आई वाई, ये होगा आपका लेट्स से आई जेड, और ये होगा आपका आई एक्स, क्लियर होगी बात को, अगर आपको इक्वेशन, अगर आपको सम हो इस तरह से आई जेड आई एक्स आई वाई और आई एक्स प्लेन में, इस केस में आई वाई की वैल्यू क्या होगी, आई जेड माइनस आई एक्स, आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही है, जो परपेंडिकुलर है वो अपने आप में सेपरेट टर्म्स रहेंगी, जैसे यहाँ पे आई, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगी आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, बातें क्लियर हो रही हैं आई होप, ठीक है, अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाएगा तो हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं, ठीक है, लेट जस्ट से कि आपको बोल रहा है आपके पास एक सर्कुलर रिंग गिवन है,
सर्कुलर रिंग आपके पास गिवन है, इस तरह से आपके पास एक सर्कुलर रिंग गिवन है, ठीक है। आपको बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपने इस पॉइंट पे। दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पॉइंट पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। और आपको बोल रहा है, आपको बस बोला है कि आपको इस पॉइंट के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, बाकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। द ओनली अदर इन्फॉर्मेशन व्हिच हैज बीन गिवन टू यू इज that the distance from the center to here is, let's just say that the distance from the center to here is r. That is given to you is r. बस आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सर्कुलर रिंग में जो सेंटर से पास करता है उसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये हमें पहले से पता, ये वैल्यूज हमें याद करके जानी। हमें पता है इस एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका mr² होता है। तो अब ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम लगाएंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो यानी कि इस एक्सिस के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू mr² प्लस mh²। यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है r, mr² प्लस mr², दैट विल बी इक्वल टू 2mr का स्क्वायर। क्लियर होगी बात इतनी सी, ठीक है ना? ठीक है। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपको चीज याद नहीं रही पेपर में, मैं आपको बोलूं आपके पास एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस इट्स डायमीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस इट्स डायमीटर। आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको ये पता है, ये है आईडी, ये है आईडी, दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो अब दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, सब कुछ डिस्टेंस है, तो यहाँ पे सेंटर से जो पास करता है, अगर मैं यहाँ पे पेंसिल की टिप रखूं, तो यानी कि मुझे पता है जो सेंटर से पास करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो यहाँ पे लगा देंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो mr² will be equal to 2id, therefore id will be equal to mr² divided by 2। आई होप अब आपको ये थ्योरम्स में दिक्कत नहीं आ रही होगी। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है जो विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग द नेक्स्ट लेक्चर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है, जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, आपने उनको याद कर लेना है। जस्ट लाइक दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का कितना होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस डायमीटर, आपको बस एक पता होना चाहिए, बाकी आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस निकाल के आप खुद निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपको गिवन है, आ, जैसे सपोज कीजिए आपको निकालना है, अच्छा मैं निकाल तो लिया रिंग का और उसके अक्रॉस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी चीजें आपने याद कर ली वहां पे, ठीक है। आई होप आपके पास ये बात क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हम करने वाले हैं, चलिए उसको जब जहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा वहीं पे हम उसको वाइंड अप करेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए आप। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं, दैट इज डायनामिक्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक इज डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को, इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि आपको लगाना कहाँ है, ठीक है। बट मैं आपको ये बता दूं कि इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे, बस ये आपके बुक में मेंशन है कि दो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होती है डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन के लगाने के लिए। जितनी भी इक्वेशंस होती है उसको लगाने की दो ही इक्वेशंस आपको फुलफिल करना होता है, ठीक है। वो ये लगाने के लिए ये होती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, चलो वैसे तो चीज इंपॉर्टेंट है, मैं बता ही देता हूँ। देखो पहली चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वी विल कंसीडर ओनली those forces which are
या उसको विच आर नहीं, विच लाई इन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असर्शन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है इसका। अब 2 मिनट के लिए रुकिए और यहाँ पे इसका रीजन बताइए, रीजन क्या होगा इसका। हम उन्हीं फोर्सेस को कंसीडर करते हैं विच लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। क्यों परपेंडिकुलर टू एक्सिस वाले को क्यों कंसीडर करते हैं, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है वो अभी हम बताते हैं आपको। इसका रीजन ये होता है क्योंकि अगर ये टॉर्क अप्लाई नहीं करती है, बिकॉज यहाँ पर रीजन इसका क्या है लिख देते हैं, बिकॉज द फोर्सेस which are parallel to axis of rotation, which are parallel to axis of rotation will give torque perpendicular to axis, will give torque perpendicular to axis. They will tend to, they will tend to turn the axis, will tend to turn the axis का मैं रीजनिंग को पूरा समझाऊंगा आपको, ये आप समझ लीजिएगा। They will tend to turn the axis। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम उन्हीं फोर्सेस को कंसीडर करते हैं विच लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब समझिए इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब ये है, सपोज कीजिए आपके पास एक सिस्टम गिवन है, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस दिस एक्सिस जो है mr² है, लेट अस अज्यूम। तो हमें क्या कंसीडर करना है, उन्हीं फोर्सेस को कंसीडर करना है जो लाई करती है इन प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, यानी कि उन्हीं फोर्सेस को मैं कंसीडर करूंगा जो इस प्लेन में लाई कर रही है, जो इस प्लेन में लाई कर रही है, इस ऊपर वाले प्लेन में लाई नहीं कर रही, इधर लाई नहीं करेंगी, इधर लाई नहीं करेंगी, सिर्फ इधर लाई करेंगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं इन फोर्सेस को कंसीडर करता हूं, इन फोर्सेस को मैं कंसीडर करता हूं इसके अक्रॉस, तो क्या होगा, तो ये एक टॉर्क को प्रोड्यूस करेंगे एंड टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। तो अगर देखिए इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं, ये आपका सर्शियन रीजन बहुत अच्छा है, ये आपका एक सरफेस है, ये इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आई है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मैंने सिर्फ उन्हीं फोर्सेस को कंसीडर करना है जो इस प्लेन में लाई करेंगे, जो सिर्फ इस प्लेन में लाई करेंगे, इस प्लेन में, सिर्फ इस प्लेन में, मतलब इस प्लेन में लाई करेंगे। अगर ये एक्स है, वाई है, आपको सिर्फ इन्हीं फोर्सेस को कंसीडर करना है, आप इन फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आप देखिए क्यों नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, आर क्रॉस है। देखिए मैथ्स पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, मैथ्स को रट्टा नहीं मानना, मैथ्स को समझना है, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट होने का मतलब ये है कि अगर मैं उसी, अगर ये भी इसी प्लेन में है, फोर्सेस भी इसी प्लेन में, तो आप जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कैसे होगा, वो टॉर्क जो आपका प्रोड्यूस होगा वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू जो है, अगर मान लो ये जे है और ये के है, तो ये आपको आई पे मिल रहा है, तो यानी कि टॉर्क आपको परपेंडिकुलर एक्सिस पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो टॉर्क जो होगा वो इस एक्सिस को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, इसलिए हम सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करेंगे जो यहां पे रहे। इसकी वजह से जो यहाँ पे अब जो टॉर्क बनेगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा, और टॉर्क पैरेलल हो जाएगा तो उसकी एक्सिस को शिफ्ट नहीं करेगा। तो ये आपका असर्शन रीजन बहुत अच्छा है। मैं तो उसको ऐसे स्किप कर रहा था, बट एकदम से जब मैंने ये स्टेटमेंट्स पढ़ी तब मुझे ध्यान आया, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गया इसको। दूसरा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वी नीड टू कंसीडर ओनली those components, we need to consider only those components of position vector which are
परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, विच आर परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों? क्योंकि वही रीजन, इसका रीजन ये है क्योंकि अगर मैं दूसरों को कंसीडर करूंगा तब उसके टॉर्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। समझिए बात को, क्योंकि अगर मैं इसके पैरेलल लूंगा तो उसकी वजह से क्या है, वो टॉर्क को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये असर्शन एंड रीजन के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ऐसे मत स्किप कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो ये समझने में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, आपको एक चीज और पता है, वहां पे हमने फॉर्मूला याद किया था पावर का, एफ इंटू वी। पावर को पावर ही भूलेंगे, फोर्स का काम कौन करता है, टॉर्क, वी का काम ओमेगा, पी इज इक्वल टू टाउ ओमेगा। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। ठीक है ना। अब आपके पास आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, वो है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहता हूँ। रोलिंग मोशन जो है वो आपकी दो चीजों से बल्कि बनी होती है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। यानी कि रोलिंग का मतलब क्या है, वो चल भी रही है और घूम भी रही है, वो चल भी रही है और घूम भी रही है। अगर दोनों में से एक भी चीज गायब है तो रोल नहीं करेगी। अगर मैं आपको बोलूं कि बॉडी सिर्फ रोटेट कर रही है तो वो सिर्फ घूमेगी एक जगह पे, बस वो गोल 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 घूमती रहेगी। अगर मैं बोलूं कि वो ट्रांसलेशनल मोशन है तो मतलब वो घूमेगी नहीं, वो ऐसे सीधी ही आगे को चलेगी, वो सीधी ही आगे को चलेगी इस तरह से। और मैं बोल रहा हूं कि वो रोल कर रही है। रोल करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये ए बी था यहाँ पे ट्रांसलेशन में, तो ये भी ए बी होगा, ये भी ए बी ही होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं रोल कर रही है तो रोल करने का मतलब क्या है, वो घूम तो रही है। जैसे मान लीजिए ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, अब वो घूम तो रही है मगर वो चल भी रही है, तो इसका मतलब ये हुआ वो इसके बाद ये है, मान लीजिए पहले इस पॉइंट पे था, अब वो इस पॉइंट पे पहुंच गया। इस पॉइंट तक जब पहुंचा तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, फिर वो इस पॉइंट से थोड़ा और आगे गया, मान लीजिए ये 5 मीटर चला, उसके बाद 5 मीटर और चला, 5 मीटर और चला तो ये आपका ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया। इसका मतलब ये है, रोलिंग का मतलब ये है कि जब वो चल भी रही है और जब वो घूम भी रही है। अगर वो सिर्फ चल रही है तो आप सारे फॉर्मूला यूज करोगे रोटेशन के। ठीक है, अगर वो सिर्फ चल रही है तो आप सारे फॉर्मूला यूज करोगे ट्रांसलेशन के, दैट मींस ऐसे हाफ एम स्क्वायर वगैरह। अगर वो रोल कर रही है आप दोनों के फॉर्मूलाज को यूज करोगे इकट्ठा, आप दोनों के फॉर्मूलाज को यूज करोगे इकट्ठे। इस बात का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें एक चीज का आपको और ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज का जो आपने और ध्यान रखना है वो आपने ये ध्यान रखना है कि नंबर वन, अगर बॉडी सिर्फ रोटेट कर रही है, रोटेशन में है बॉडी, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगी, वेलोसिटी एट एजेस पे वो कितनी होगी, आर ओमेगा। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगर बॉडी आपकी सिर्फ ट्रांसलेशन में है, अगर बॉडी आपकी ट्रांसलेशन में है तो आपकी वेलोसिटी जितने से आपका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है ना, उतनी से आपकी वेलोसिटी होगी हर पॉइंट पे v की वैल्यू। समझिए बात को। और अगर आप रोल कर रहे हो, अगर आप रोल कर रहे हो, समझ रहे बात को, अगर आप रोल कर रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की v के बराबर होगी, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट 2v सेंटीमीटर होगी। कल हमने ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन किया था। एंड वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट जीरो होगी, यानी कि जो पॉइंट कांटेक्ट पे होगा सरफेस को उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। क्लियर होगी बात को। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप मोस्ट पॉइंट जो होगा इज मूविंग एट फास्टेस्ट स्पीड, फास्टेस्ट स्पीड पे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात इतनी सी। ठीक है, अब अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। देखिए मैंने क्या कहा, रोलिंग मोशन में जब हम बात करेंगे तो मैं रोटेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों के फॉर्मूलास को यूज करूंगा, क्योंकि बॉडी घूम भी रही है और चल भी रही है। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन को अगर मैं लिखूं, के ऑफ रोलिंग विल बी इक्वल टू के ऑफ रोटेशन प्लस के ऑफ ट्रांसलेशन। तो यानी कि के ऑफ रोटेशन कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो यानी कि के ऑफ रोलिंग कितना हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। आई होप ये बात आपकी क्लियर हुई होगी। अब देखिए अब क्या होता है, कई बुक्स में क्या होता है, अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। मैं हमेशा जब भी मैं फॉर्मूलाज को डिराइव करता था या जब भी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता था, मैंने हमेशा अपने दिमाग में यही चीज रखी थी। मुझे कोई मतलब नहीं था शॉर्टकट्स को लेके, क्योंकि शॉर्टकट्स हमेशा जो होते हैं ना, उसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि क्या ऐसी चीज कैसे थी। तो मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला पता था, मैं इसी फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करता था, ठीक है। तो आई इंसिस्ट कि आप इसी फॉर्मूला को याद रखें, बट स्टिल क्योंकि बुक्स में आजकल शॉर्टकट्स चलते हैं, तो आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ जो बुक्स में मेंशन होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन वो होता है आपका हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर ओवर 1 प्लस के स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर। ये आपकी इच्छा है कि आप इस फॉर्मूले को याद करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है आप किसी के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं। मुझे ये हमेशा प्रेफरेबल लगा था, तो इस पर गलती होने के चांसेस जीरो होते हैं, क्योंकि पेपर में केवल यही भूल जाता है कि 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर के स्क्वायर था, या 1 प्लस के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर था, या आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर था, जो भी था। पेपर में केवल ये कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स योर चॉइस, आप किस तरह से करना चाहते हैं। मैंने आपको दोनों फॉर्मूलाज बता दिए, और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि के क्या है। के क्या है आपका, सॉरी, के स्क्वायर में के क्या है, के आपका होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। के की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, के की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, पहले ये भी सीख लीजिए। के की वैल्यू निकालने का तरीका वो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मुझे ये पता है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस डायमीटर जो है वो कितना है, 1/4 mr स्क्वायर है। मुझे के की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ये भी पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम के स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एम आर का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 4, के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 4 ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि के इज इक्वल टू आर बाय 2। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि के की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, कंपैरिजन करते हैं इक्वेशंस का, उस वैल्यू को वहां सब्स्टिट्यूट करते हैं और वहां से आप वैल्यूज को निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें फिर आपके पास एक एग्जांपल आता है इस तरह का, एक सॉलिड सिलेंडर की स्फीयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह से नीचे को रोल कर रहा है, ठीक है। ये नीचे को रोल कर रहा है, रोल कर रहा है तो मतलब चल भी रहा है और घूम भी रहा है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपके पास जो ए की वैल्यू निकल के आती है वो आती है ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, 1 बाय के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और आप आंसर निकाल लेते हो। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। तो इस फॉर्मूला को आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, के की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कल मैं आपको थोड़े से फॉर्मूलाज और बताऊंगा, जैसे टाइम पीरियड का कितना होता है, कि कितना टाइम उसको नीचे आने लगेगा, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि वो पेपर में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। वो तो मैं एडमिट करता हूँ कि उसमें वेलोसिटीज वगैरह के लिए उन फॉर्मूलाज को डायरेक्टली याद रखें, जैसे एक्सप्रेशन का फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद करो, बट एनर्जीज के लिए तो आई वुड प्रेफर कि आप ये चीज याद करो, इतना दिमाग वहां पे लगाने की जरूरत नहीं होती। आई आई जस्ट प्रेफर दिस थिंग कि आप यही डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, बट स्टिल अगर आपको शॉर्टकट के साथ जाना ये है और के की वैल्यू आपको निकालना बता दी किस तरह से करते हैं, उस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी, ठीक है। और बेसिक फॉर्मूलाज हमने याद कर लिए थे, ठीक है। और इसके बेसिक फॉर्मूला जैसे लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन है, वह बिल्कुल वैसे ही है जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, कि पहला लॉ ऑफ मोशन क्या था कि बॉडी विल कंटिन्यू टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless external force acts on it। तो यहाँ पे क्या होगा,
स्टेट ऑफ रेस्ट और रोटेशन until and unless external torque acts on it. बस वही चीजें आपको यहाँ पे करनी है, बाकी के बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता है, ठीक है। और थोड़े से फॉर्मूलाज मैं आपको और लिखवा दूंगा, वो चीजें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना काफी है एंड आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कुछ भी इश्यूज रहे हो तो परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस को लेके तो या किसी भी टॉपिक को लेके मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एंड विल जस्ट रिवाइज ऑल दिस थिंग्स अगेन। एक वीडियो बना के मैं और डाल दूंगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अच्छे से पढ़िए। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय, टेक केयर।